सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अजीज मित्रों, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों। मैं मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें हर प्रतियोगी परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आता है, और वो पद है भारत का, या जो क्वेश्चन कंपटीशन का जो है भारत का राष्ट्रपति, जिसके कुछ 2 अनुच्छेद मैंने आपको कल पढ़ाए थे। मैं जहाँ तक सोचता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, आपका परिवार बिल्कुल परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से अपनी प्रगति और अपनी नियमित क्रियाओं पर नियमित रूप से आगे बढ़ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए जय राधे कृष्णा, जय भगवान श्री कृष्ण एवं माँ सरस्वती को वंदन करते हुए मैं आपके सामने टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जुड़िए आप मेरी टॉपिक से। यानी आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति के बारे में आपको मैंने 2 अनुच्छेद बताए थे, तो दोनों देखिए। भारतीय संविधान का भाग संख्या 5 है और अनुच्छेद संख्या 52 से अनुच्छेद 78 तक राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। लेकिन इसके और अनुच्छेद जो इसके बाहर भी है, लेकिन मैं इसकी आपको सारी डिटेल बताऊंगा, उसे ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में, संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद बताया गया है। क्या बताया गया है? राष्ट्रपति का पद बताया गया है। इसमें कहा गया कि भारत का एक संवैधानिक प्रमुख होगा और उस संवैधानिक प्रमुख का नाम होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है वो भारत का क्या है? संवैधानिक अध्यक्ष। क्या है? संवैधानिक अध्यक्ष है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो एक संवैधानिक अध्यक्ष है। दूसरे नंबर की बात ये कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। कार्यपालिका का नाममात्र का अध्यक्ष होता है। नाममात्र की शक्तियां काम इसके नाम से होंगे, लेकिन अगर यहाँ पर ये बात कर दी जाए भारतीय कार्यपालिका का व्यवहारिक, और व्यवहारिक के साथ एक शब्द और जोड़ दिया जाए वास्तविक अध्यक्ष है, वो वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो वास्तविक अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री, और कार्य करने वाली निकाय होती है वो कौन होती है? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होती है। दूसरी बात, भारतीय संविधान का आर्टिकल 53 की बात आप देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में एक बात कही गई है कि देश की समस्त कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उनका लागू होने का तरीका या उनके कार्य योजनाओं का जो स्वरूप होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो यानी समस्त कार्यपालिका की शक्तियां, समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से, किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से ही निर्वाचित होती हैं, संचालित होती हैं, या राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं। वो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां भारत के संविधान के आर्टिकल कितने में दी गई है? 53 में दी गई है। तो 2 अनुच्छेद आपके पूरे हुए। संविधान के आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है और 53 में उसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं। फिर भारतीय संविधान का आर्टिकल है 54। भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। निर्वाचन मंडल है वो भारत के राष्ट्रपति का 54 के अनुच्छेद में। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो पहली बात तो यह कि निर्वाचन मंडल किस संविधान से जोड़ा गया है। तो संविधान की बात अगर यहाँ पर की जाएगी तो इसको किस देश के संविधान से जोड़ा गया? तो एक बात आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, आयरलैंड का जो संविधान है उस आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल लिया गया है। लेकिन अगर राष्ट्रपति का पद आपसे पूछता है या उपराष्ट्रपति का पद आपसे पूछता है तो ये पद आपने कौन से देश के संविधान से जोड़ा है? अमेरिका के संविधान से जोड़ा है। अगर भारत के राष्ट्रपति की तुलना पूछ ले तो इसके पद की तुलना पूछ ले तो पद की तुलना की गई है ब्रिटेन के सम्राट के समान। किसके समान है? सम्राट के समान है। ब्रिटेन सम्राट की शक्तियों से इसकी तुलना की गई है। लेकिन एक बात जरूर है, वहां पर ब्रिटिश सम्राट है वो
वंशानुगत हैं। लेकिन ये जो बच्चों ये बात है मेरे अजीज मित्रों, वो ये है कि यहाँ पर ये गणतंत्रात्मक है, गणराज्य व्यवस्था। इसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेंगे, इसे बड़े ध्यान से देखिए। तो इसके निर्वाचन में भाग लेंगे संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन, कहने का मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये दोनों सदन। अब आप एक बात कहोगे कि संसद में किससे बना है, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 जो है उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा प्लस राज्यसभा मिलके क्या बनती है, संसद बनती है। तो संसद का उल्लेख अनुच्छेद कितने में है, अनुच्छेद 79। और वो किससे बना भाई, राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, ये मिलकर क्या बनी है, संसद बनी। तो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, एक बात तो आपको याद रखनी, इसमें सिर्फ निर्वाचित, राज्यसभा के 12 सदस्य जो मनोनीत है वो भी भाग नहीं लेंगे, और राज्यसभा के 12 सदस्यों के मनोनयन के अलावा 2 एंग्लो इंडियन जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत, वो भी इसके अंतर्गत क्या नहीं लेंगे, भाग नहीं लेंगे। ये बात आपको यहाँ पर क्या रखनी है, याद रखनी है। अब देखो, संसद के दोनों सदन, लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। एक बात और बता दूं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि विधान परिषद के सदस्य अगर भाग लेंगे तो दोहरा व्यवहार हो जाएगा, क्योंकि एक राज्य को वेटेज ज्यादा मिल जाएगा जिसमें विधान परिषद है, और उन राज्यों को कम मिलेगा, तो दोहरे व्यवहार के कारण विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। तो राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश में 17वें संवैधानिक संशोधन, 17वें संविधान संशोधन, यानी केंद्र शासित प्रदेश में 17वें संविधान संशोधन के अनुसार 17वें संविधान संशोधन के अनुसार पंडुचेरी व दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में 17वें संविधान संशोधन के अनुसार, यानी कि पंडुचेरी और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या लेंगे, सदस्य भाग लेंगे। ये बात आपको याद रखेंगे। दूसरी बात और देखिए, ये 17वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 ईस्वी में हुआ, और ये दिल्ली है, इस दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन, 69वें संविधान संशोधन और 69वें संविधान संशोधन 1992 में राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। तो 69वें संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया। केंद्र शासित प्रदेश 17वें संविधान संशोधन के अनुसार पंडुचेरी और दिल्ली की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें क्या लेंगे, भाग लेंगे। इसलिए एक राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में हो गया लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेशों में पंडुचेरी और दिल्ली। कई तरीके के प्रश्न आपके सामने आएंगे कि कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश इसमें भाग लेंगे। किस संवैधानिक संशोधन के मुताबिक दिल्ली और पंडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में अधिकार मिला था। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद की क्या स्थिति होगी, भाग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि दोहरा व्यवहार के कारण। अगर आपसे एक बात पूछी जाती है कि इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखनी है। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, और वो अनुच्छेद है 55। कौन सा अनुच्छेद है? 55 के अनुच्छेद में निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा किया जाएगा, या निर्वाचन की पद्धति कौन सी होगी, इसके बारे में आपको लिखना। तो देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन
एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा हो। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होगा और यह अनुच्छेद 55वें अनुच्छेद में एकल संक्रमणीय। यहाँ पर नोटेड बिंदु यह है कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के जन्मदाता कौन है। इसके जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता थॉमस हेयर। कौन है भाई? थॉमस हेयर नाम के व्यक्ति हैं, आयरलैंड के रहने वाले थे। वो इस अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के क्या है? जन्मदाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या तरीका होता है? पहले तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो व्यवस्थाएं क्या होंगी वो देखिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितने सदस्य मैदान में, जितने सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, वोट करने वाला सदस्य प्रत्येक प्रतिभागी को, प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले को वोट देगा। चुनाव लड़ने वाले को वोट देगा। लेकिन देखो क्या लिखा, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का अर्थ है जितने सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं वो उतने सदस्यों को वोट करेगा। कौन वोट करेगा? जो सदस्य, चाहे वो कौन कौन उसके सदस्य में भाग ले रहा है, प्रत्येक सदस्य जितने कैंडिडेट चुनाव में सभी को वोट देगा। तो भी जीत कैसे हुई वो देखिए। वो अपनी वरीयता क्रमांक रखेगा। क्या रखेगा? वरीयता क्रमांक रखेगा। वो क्या रखेगा भाई? अपना वरीयता क्रमांक रखेगा। कैसे रखेगा वो देखिए। जैसे मान लो A, B, C, D, E और F ये सारे हैं वो प्रतिभागी। कोई भी नाम आप रखते हो A, B, C, D, E और F, ये चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रपति का चुनाव मैदान में। अब आप एक सांसद हो, चाहे आप एक विधायक है, विधानसभा से आप वोट करेंगे तो आप सबको वोट देंगे। इन सभी को आप एक एक वोट देंगे, लेकिन इसको वोट देंगे आप क्रमांक रखेंगे। आप पहले नंबर पर किसे पसंद करते हो? आप सी को पसंद करते हो। आपने पहली वरीयता किसको दे दी? सी को दे दी। दूसरी वरीयता आपने ए को दे दी। तीसरी वरीयता आपने एफ को दे दी। चौथी वरीयता आपने बी को दे दी। पांचवी वरीयता आपने डी को दे दी और छठी वरीयता आपने ई को दे दी। फिर दूसरा वोट देने के लिए सदस्य जाता है, उसने पहली वरीयता ए को दे दी, दूसरी वरीयता बी को दे दी, तीसरी डी को दे दी, चौथी वरीयता ई को दे दी, पांचवी सी को दे दी और छठी वरीयता एफ को दे दी। फिर तीसरा कैंडिडेट जाता है, उसने इसको तीसरी वरीयता दे दी, इसको पहली वरीयता दे दी, इसको दूसरी वरीयता दे दी, इसको पांचवी वरीयता दे दी, इसको छठी वरीयता दे दी और इसको चौथी वरीयता दे दी। इस तरीके से सभी सदस्य अपना अपना वोट करके आएंगे। तो इसमें क्या हुआ कि प्रत्येक सदस्य ने प्रत्येक व्यक्ति को वोट दिया, लेकिन उसने क्या रखा? अपनी पसंद के मुताबिक उसने वरीयता रखी। जैसे उस आंकड़े में उसने एक नंबर इसको दिया, इसने एक नंबर इसको दिया। फिर क्या होता है कि सभी अपना वोट दे देते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है कि जब मतगणना होती है, क्या होती है? मतगणना होती है। उस मतगणना में वरीयता ए कैंडिडेट है, ए को वरीयता मिली 13, बी को वरीयता एक नंबर पे मिली है 2, सी को वरीयता एक नंबर पे मिली है 1, डी को वरीयता मिली है 19, एफ को वरीयता मिली 16 और यानी कि उसके बाद में डी को वरीयता मिली 12। ये फर्स्ट वरीयता। फिर उसमें क्या होता है? प्लस सेकंड वरीयता मिली है इसको 15, इसको मिली है 9, इसको मिली है 4, ऐसे वरीयता इसको 3, इसको 2, इसको 8, ऐसी वरीयता छट जाएंगी। अब उसमें क्या होता है कि यो वरीयता रख दी जाएगी। अब एक के पास ये है, दूसरी इतनी है, तीसरी इतनी है और इनका मतमूल्य निकलेगा। इनका क्या निकलेगा? मतमूल्य निकलेगा लास्ट में कि कितने मतमूल्य है उसके पास, और जिसके पास ज्यादा मतमूल्य वो विजेता होगा। लेकिन
इस एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व का एक प्रावधान और है, इसमें ऐसे चुनाव नहीं जीता जाता है। इसके पास क्या होता है कि इसके पास जो कुल मत मूल्य है उस मत मूल्य का आधा होगा तभी राष्ट्रपति चुनाव लड़ेगा, मान लो जीतेगा। अब आप ये कह दोगे सर इसके पास आगे 15,920 मत मूल्य आ गया, इसके बाद आगे 14,870, तो ये विजेता नहीं होगा, ये विजेता नहीं होगा भाई। क्या होगा फिर दूसरी गणना स्टार्ट होगी। तो सबसे कम मत किसको मिले? डी को मिले। सबसे कम मत किसको मिले? डी को मिले, तो डी को यहाँ से हटा देंगे। डी को क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब डी को यहाँ से हटा दिया तो आपके पास बच गए ए बी सी डी एफ बच गए, और आपने ई को हटा दिया, ये मान के चलो ई को आपने हटा दिया कि उसको सबसे कम मत थे उसको हटा दिया। अब उसकी पहली वरीयता जिसको दी थी वो तो हट गई उसकी। अब इसके बाद में जो पहली वरीयता का जो क्रमांक है वो दूसरी में चला जाएगा। आप समझ नहीं पाओगे, थोड़ा देखिए, ये हट गया तो इसके मत मूल्य ये मैदान से हट गया। अब इसको जो पहली वरीयता दी गई है उसको छोड़ देंगे, और इसके कैंडिडेट ने द्वितीय वरीयता किसको दी है वो वरीयता उसमें जुड़ जाएगी और इनकी मतगणना होती चली जाएगी, आगे से आगे बढ़ती रहेगी। ये तब तक चलता रहेगा तब तक एक जीतने वाले के पास पूर्ण मतों का मत मूल्य वो आधा ना हो जाए, तब तक ये चलता रहेगा। अब आप कहोगे सर ये हट गया तो उसका मत मूल्य हट गया। हट गया कहाँ से? वोट तो सभी ने दिया है, सभी को दिया है, बस इसकी गणना है वो हट गई। अब पहली गणना इसको दी थी पहले, वो तो हट गई। अब दूसरे नंबर पर इसको गणना मिली थी वो पहले नंबर के स्थान पर चली जाएगी। इस कैंडिडेट को जो दूसरी वरीयता मिली है वो ही पहली वरीयता मानी जाएगी अगले कैंडिडेट की। किसकी? अगले कैंडिडेट की वो वरीयता मानी जाएगी। अब इस तरीके से उसके पास आधी जो यानी कि जो वोट आ जाते हैं वो यानी कि उसमें चुनाव मैदान में जीत जाता है। और इसकी मतगणना के लिए एक प्रोसीजर तैयार किया गया है, उस प्रोसीजर को आप कहते हैं न्यूनतम कोटा। यानी न्यूनतम कोटा जब उसके पास प्राप्त होगा तभी वो चुनाव में होगा। दिए गए कुल वैध मतों की संख्या और निर्वाचित सदस्यों की संख्या। न्यूनतम कोटा क्या होगा? दिए गए कुल वैध मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या। निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या अगर इनका भाग दोगे वो जहां आएगा +1 और +1, ये +1 हो जाएगा, ये न्यूनतम कोटा होगा। दिए गए कुल मत है, अब टोटल मत आ गए उसमें इनके भाग दे दिए। अगर भाग देने का मतलब क्या है? ये इनमें डिवाइड हो गए, उसको आप क्या कहते हैं? न्यूनतम कोटा आप कहते हैं। दिए गए कुल वैध मतों की संख्या और यानी निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ये जो आती है तो उस मतगणना के अनुसार होता है। और ये ट्रुप नाम का एक विद्वान था, उस ट्रुप नामक विद्वान ने इसको जोड़ा था इस गणना के लिए। फिर दूसरी चीज देखिए, ये न्यूनतम कोटा यहाँ पर चला गया, लेकिन राष्ट्रपति तब तक निर्वाचित नहीं होगा तब तक उसे ये न्यूनतम कोटा प्राप्त ना हो जाए, आधे मत प्राप्त ना हो जाए, तब तक चलता रहेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये प्राप्त ना हो। आज तक राष्ट्रपति प्रथम वरीयता पर, पहली बार गणना होती है, प्रथम वरीयता क्रम पर ही विजित हो जाता है, विजित हो जाता है। लेकिन स्वतंत्र भारत में प्रथम बार, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार, लेकिन स्वतंत्र भारत में प्रथम बार 1969 में वीवी गिरी राष्ट्रपति द्वितीय चरण की मतगणना से विजित हुए। द्वितीय चरण की मतगणना से विजित हुए। कैसे विजित हुए? क्योंकि पहली मतगणना में इन्हें न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ। जब न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ तो यानी द्वितीय क्रम की वरीयता क्रमांक शुरू हुआ और उसमें वीवी गिरी जीते थे सन 1969 में। ऐसा पहली बार मौका देखने को मिला, अन्यथा आज तक जो राम कोविंद हैं वहां तक प्रथम वरीयता में ही चुनाव जीत जाते हैं। दूसरी बात आती है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 56
और 56वां आर्टिकल क्या कहता है? अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, एक आपको और चीज बता दूं मैं यहां पर, एक संसद सदस्य का मूल्य निर्धारण क्या होगा? संसद सदस्य के मत का मूल्य निर्धारण क्या होगा भाई? मूल्य निर्धारण, यानी एक संसद के सदस्य का मूल्य निर्धारण क्या होगा वो देखिए। विधानसभाओं, ध्यान से देखना भाई, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य, सदस्यों का मत मूल्य, जो भी भाग ले रहे हैं चुनाव में, उन टोटल निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य बाहर संसद के सदस्यों, संसद के सदस्यों का, लेकिन ये कौन सी जनगणना के अनुसार होगा? यानी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य और संसद के सदस्यों का मत मूल्य, सदस्यों की संख्या का अगर भाग देंगे तो लगभग 708 आएगा। एक संसद सदस्य का मत मूल्य 708 आएगा, ये तो उनका हो जाएगा। अब राज्य का देखिए, राज्य विधानसभा सदस्य का मत मूल्य, राज्य विधानसभा सदस्य का मत मूल्य, आप देखिए राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या भाग राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग 1000 से आपको मल्टीप्लाई, इसको आपको डिवाइड करना। तो राज्य की जनसंख्या और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लेकिन ये जनसंख्या कौन सी होगी? आधार 1971 की जनसंख्या को आधार मान के किया जाएगा। जैसे संपूर्ण भारत में सिक्किम का मत मूल्य 7 आएगा। मत मूल्य कितना आएगा? मत मूल्य 7 आएगा। और सर्वाधिक 208 यूपी का है। अब राजस्थान का अगर निकालना हो तो राजस्थान का टोटल जनसंख्या 71 के अनुसार, आज वाली नहीं लिखनी है। अगर आप ये 6.5 करोड़ कर दोगे, 686 7 करोड़ में भाग दे दोगे, नहीं हुई। 1971 में जो जनसंख्या थी उस जनसंख्या में आप राजस्थान की विधानसभा के सदस्यों का भाग दोगे और उसको डिवाइड करना 1000 से, और 1000 से उसको डिवाइड आप कर दोगे तो उसका मत मूल्य निकल जाएगा। ये मत मूल्य निकालने का सबसे बड़ा जो तरीका है वो याद किया होगा। तो यानी 1971 के अनुसार ये आपका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके निकल जाएंगे। इन दोनों के मत मूल्य ये होंगे। अब वरीयता क्रमांक में इनके मत मूल्य जुड़ जाएंगे और यानी कि राष्ट्रपति का क्या हो जाएगा? चुनाव हो जाएगा। तो ये दोनों के मत मूल्य, न्यूनतम कोटा में यह है कि जो मिलने वाले कुल वैध मतों में निर्वाचित होने वाले सदस्यों का भाग आपको देना है। दूसरी बात यह है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उस राष्ट्रपति के चुनाव में पहले कोई सिस्टम नहीं था। राष्ट्रपति के कितने भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन 1967 में एक स्थिति आई, 15 कैंडिडेटों ने नामांकन भर दिए। इसलिए एक नियम बनाया कि शुरुआत में 2 तो प्रस्तावक और 2 क्या बनाए? अनुमोदक। और ये कौन होने चाहिए? ये निर्वाचन मंडल के सदस्य होने चाहिए। आप ये कह सकते हो संसद के निर्वाचन मंडल के सदस्य होने चाहिए। जो चुनाव में मनोनीत वाले नहीं होंगे भाई, इसमें केवल निर्वाचन, संसद के निर्वाचन मंडल वाला हिस्सा उसमें से होने चाहिए। वर्तमान समय में ये कितने हैं? वर्तमान में 50 तो है प्रस्तावक और 50 क्या है? अनुमोदक। 15,000 रुपये क्या है? जमानत राशि है। जमानत राशि है। और जमानत राशि वापिस कब मिलेगी? 1/6 मत प्राप्त न करने पर जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त हो जाएगी। 1/6 मत प्राप्त न करने पर जमानत जब्त हो जाएगी। एक राष्ट्रपति अधिकतम कितने नामांकन भर सकता है? एक राष्ट्रपति 4 नामांकन भर सकता है। यानी कोई गलती ना हो इसके लिए 4 नामांकन भर सकता है। 50 प्रस्तावक अनुमोदक चाहिए और ये मत मूल्य के आधार पर उसका क्या होगा? चुनाव होगा। ये बात आपको यहाँ से लिखनी है। यह आर्टिकल था 55। अनुच्छेद 56
राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। लेकिन अगर वो त्याग पत्र दे दे, महाभियोग लग जाए, महाभियोग, मृत्यु हो जाए, इन तीनों परिस्थितियों में समय से पूर्व भी उसका पद क्या हो सकता है? रिक्त हो सकता है। लेकिन 56 के आर्टिकल के अंतर्गत भारतीय संविधान में उसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष माना गया है। लेकिन राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति। अगर ये न होने पर, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को देगा। उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने पर एससी के न्यायाधीश को देगा। किसको देगा? वही न्याय एससी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य चीफ जस्टिस है, उनको देगा। राष्ट्रपति त्याग पत्र की सूचना किसे देगा? सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। आप अगर ये पूछ लो कि सर वो अपने त्याग पत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को क्यों देता है, वो इसलिए लोकसभा अध्यक्ष को देता है क्योंकि जो ही वो त्याग पत्र देगा, उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 64 के अंतर्गत, यानी जो 62 में ये प्रावधान है वैसे त्याग पत्र वाला कि भाई वो हट जाता है, मृत्यु हो जाती है, महाभियोग 61 में लगता है, ये अलग प्रावधान है, लेकिन 62 में है तो वो ऑटोमेटिक ही उसकी जगह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाल लेता है, तो वहाँ उपसभापति तो देखेगा। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष को क्या देता है? सूचना प्रदान करता है। 56 में उसका क्या दिया हुआ है? कार्यकाल दिया हुआ है। ये सारी चीजें भारतीय संविधान के आर्टिकल 56 के अंतर्गत दी गई। आर्टिकल 57 क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है? भारत में राष्ट्रपति कितनी बार रह सकता है? कितनी बार रह सकता है? देखो, भारत में राष्ट्रपति कितनी भी बार रह सकता है। आज तक भारत के संविधान में जो प्रथम राष्ट्रपति हुए हैं, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसको आप बिहार का आजाद शत्रु कहते हैं, बिहार का गांधी कहते हैं, 2 बार रहे। प्रथम राष्ट्रपति 2 बार है, बाकी सब एक बार ही। लेकिन भारत में एक राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है। क्यों? जैसे अमेरिका में नियम है, अमेरिका में नियम है, एक राष्ट्रपति, एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति हो सकता है। एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति हो सकता है। ये अमेरिका में नियम है, लेकिन हमारे नियम नहीं है। हमारे कितनी बार भी राष्ट्रपति है वो रह सकता है। ये 57 के अनुच्छेद में दिया गया। अनुच्छेद 58, इसमें राष्ट्रपति की क्या दी हुई है? राष्ट्रपति की योग्यता क्या दी हुई है? राष्ट्रपति की योग्यताएं दी गई है। योग्यता कोई अलग नहीं है, ये तो सभी में आते हैं। वो भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, वो किसी संसद के लाभ पद पर कार्यरत ना हो, वो संसद के और विधानसभा के किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। जैसे राम कोविंद अभी राज्यपाल थे बने, तो वहां से उसको इस्तीफा देना पड़ा था। प्रतिभा पाटिल राजस्थान की राज्यपाल थी, उसे इस्तीफा देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना पड़ा था। तो योग्यताएं वही है, वह भारत का नागरिक हो, किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, किसी संवैधानिक पद पर उस समय मौजूद नहीं होना चाहिए, और वो यानी पागल दिवालिया ना। तो पागल दिवालिया तो किसको बनाएंगे? जब हमारे विद्वानों का ही वहां तक नंबर नहीं आ रहा है तो पागल दिवालिया को तो कोई बनाएगा भी नहीं है। तो ये अतिशयोक्ति है। तो यानी कि राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं वो ये होती हैं, और अनुच्छेद 58 के अंतर्गत, भारतीय संविधान का आर्टिकल 58 है, उसके अंतर्गत ये व्यवस्थाएं दी गई। आर्टिकल 59 है, वो संसदीय सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा या राज्यसभा का क्या नहीं होना चाहिए? सदस्य नहीं होना चाहिए। 59 में दी गई है अहर्ता जिसको कहते हैं, शर्त जिसको कहते हैं, तो उसके लिए बाध्यता जो कहते हैं कि वो संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद भी आ सकता है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए विधानमंडल भी पूछ सकता है, तो वो संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये बात आपके लिए उसमें क्या होती है? 60।
अनुच्छेद 59 में, अनुच्छेद 60 में उसको क्या दिलाई जाती है? शपथ। तो शपथ कितनी होती है राष्ट्रपति की, वो देखिए। देखो, 2 शपथ होती है भारत के संविधान के मुताबिक। एक होती है गोपनीयता, गोपनीयता, और एक होती है पद की शपथ। एक होती है संविधान की शपथ और एक ईश्वर की शपथ। आप किसी बात को गोपनीय रखेंगे, संविधान की शपथ है, लेकिन आप निष्ठा से काम करेंगे, पद की है, उसमें आप ईश्वर को साक्षी मानकर क्या लेते हैं? शपथ। भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। कौन दिलाएगा? न्यायाधीश दिलाएगा। किसका न्यायाधीश? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उस समय मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उस समय मौजूद नहीं है, तो वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा। किसका? सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। तो वरिष्ठतम न्यायाधीश उसको क्या दिला देगा? शपथ दिला देगा। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61, लेकिन एक आर्टिकल इसके